एक बात हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, ये जावा 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 क्लास ही मतलब कॉल करता है कि सर एक्सएमएल कॉल भी करता है? सर एक्सएमएल फाइल भी यहाँ पर कॉल हो रहा है ना, एक्टिविटी मेन। तो मतलब जावा मतलब एक्सएमएल फाइल को भी कॉल करता है? यस, जावा जो है एक्सएमएल फाइल को कॉल कर सकता है, लेकिन जावा जब एक्सएमएल फाइल को कॉल करेगा तो उस केस में हमेशा आपको आर का सहारा लेना पड़ेगा, आर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि एक्सएमएल से कम्युनिकेशन कराने के लिए फिर आपको नहीं तो लॉजिक लिखना पड़ जाएगा। एक्सएमएल से कम्युनिकेशन के लिए लॉजिक लिखना पड़ जाएगा, नहीं तो। समझ रहे हो? सर सो नॉर्मली विवेक, नॉर्मली तो आर होते। हाँ विवेक, बात यह है, देखिए यहाँ पे जितने भी ये फोल्डर्स हैं और फोल्डर जी के सर। अंदर के एक्सएमएल हैं, फॉर एवरी फोल्डर एंड फॉर एवरी एक्सएमएल देयर इज सम जावा क्लासेस इनटू द आर। आर एक सुपर क्लास, मतलब पेरेंट आउटर क्लास हो गई, उसके अंदर से इनर क्लासेस ये सब है। इनकी इन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनाया गया है, ताकि जब भी आपको इनके पास जाना हो तो आर के थ्रू जाए। जैसे मुझे लेआउट कॉल करना है तो हम आर के अंदर गए, लेआउट क्लास को कॉल किया, लेआउट क्लास के अंदर इस स्टैटिक फील्ड को कॉल कर दिया, और इस स्टैटिक फील्ड की अपनी एक हेक्सा वैल्यू होगी, इसका अपना कोई एक कोड असाइंड होगा। ये कोड आप ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कहानी। तो क्लास भी है, फोल्डर भी है। फोल्डर भी है, क्लास भी है। ये सारे फोल्डरों की क्लास इसलिए बनाई गई है ताकि जब भी आपको इनको जावा में यूज करने की जरूरत पड़े, whenever you यस सर। needed these xmls, sorry, these folders into the java file, so you can you आप ऐसे कैसे कॉल कर पाओगे, आप बताओ। आप ऐसे, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको एक फोल्डर तक पहुंचना है, फाइल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, फाइल को रीड राइट करने का कोड लिखना पड़ेगा ना। और अगर यस एक्सएमएल है सर। तो एक्सएमएल को रीड कराना पड़ेगा, उसको पार्स कराना पड़ेगा। बट इसी नाम से ही क्लास होती है, ये अपने आप बनती है, वो आर के अंदर होती है, और फिर उन्हीं के माध्यम से हम इसको कॉल करा पाते हैं। तो आर डॉट ड्रॉएबल लिखेंगे तो ड्रॉएबल के अंदर, आर डॉट लेआउट लिखेंगे तो लेआउट के अंदर जा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। यस सर। ओके। सो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल के बारे में, राइट। सो एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल कैसे कैसे चलती है। अच्छा, अब ये हमारी एक मेन एप्लीकेशन है, सिंपल से एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है। इसको मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूँ आपको। ये इंस्टेंटली अभी लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि चेंज हुआ नहीं है कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, राइट। हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन आ गई। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर मेन एक्टिविटी के साथ, ये एक एक्टिविटी हो गई। अब इस एक्टिविटी के साथ मुझे कोई दूसरी एक्टिविटी बनानी है या कोई तीसरी एक्टिविटी बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें ऐसा काम करना है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर फर्दर एक्टिविटीज़ क्रिएट करने हैं, तो आपको पता ही है कहाँ से एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं। सो मैं मान लो कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको या तो ऐसे ही रहने देते हैं। एक्टिविटीज़, अगर आपको एक्टिविटीज़ बनाने की ज़रूरत है वैसे तो बना लेते हैं, चलिए कोई नहीं। जस्ट क्रिएट एन अनदर एक्टिविटी। इस अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और यहाँ से सिंपल, देखिए हम अब ऐसा भी कर सकते हैं, कोई सिंपल जावा की क्लास बनाएं और उसको एक्टिविटी से एक्सटेंड करा दें, ऐसा भी करा सकते हैं। बट फिर क्या होगा, फिर उसकी एंट्री हमें अपने मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एक्टिविटी हियर। ठीक है, एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। और इस बार हम कौन सी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, से हमने यहाँ से एक इम्पटी एक्टिविटी क्रिएट कर दिया, राइट। ये इम्पटी एक्टिविटी का नाम हम स्प्लैश ले लेते हैं। स्प्लैश स्प्लैश नाम से तो एक बना चुके हैं ना सर नहीं, इसमें। वो मैंने हटा दिया था, दूसरा प्रोजेक्ट है ये, राइट। उसके बाद इसे कर देते हैं हम फिनिश। यहाँ पे तो कोई फ्रेगमेंट नहीं है ना, ये चीज़ देख लीजिए, वो आ जाता है, वहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है, फिनिश कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए नहीं। ओके, स्प्लैश।
अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमें लॉन्चर बनाना है, मतलब इसको पहले चलाना है, स्प्लैश वाले को पहले चलाना है। तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू मेक द एंट्री ऑफ दिस एक्टिविटी, सॉरी दिस इंटेंट फिल्टर इनटू द स्प्लैश वन। स्प्लैश के अंदर डाल देना होगा एंट्री। ये लीजिए, इस स्प्लैश के अंदर इसकी एंट्री पहुंच गई। अब स्प्लैश एक्टिविटी हमारी लॉन्चर एक्टिविटी बन चुकी है, ये पहले लॉन्च होगी। ओके, सो अच्छा, स्प्लैश एक्टिविटी का ये एक्सएमएल है, सीधा एक्सएमएल। देखिए, किसी भी एक्टिविटी का एक्सएमएल जाने के लिए आपको यहाँ लेआउट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेआउट में तो ये पड़ा हुआ है, नो डाउट, बट यहाँ से भी आप डायरेक्टली ऐसे कंट्रोल करके आप जा सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे, डायरेक्टली एक्सएमएल में पहुँच जाओगे आप, राइट। ओके, अब इस एक्सएमएल में यहाँ पे देखिए 2 मोड होता है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन मोड है, और ये स्प्लिट मोड है, और ये कोड मोड है। अच्छा, ये एंड्रॉयड 4.0 में इन्होंने ये बहुत ही अच्छा सुधार कर दिया। पहले ये हाँ, ये पहले दिखता नहीं था, ये बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने, वेरी गुड। तो यहाँ से ये पहले ऐसे 6 पॉइंट पे दिखता है सर हाँ, अपडेट। स्प्लिट कर देंगे तो देखिए कोड और ये डिज़ाइन दोनों मोड दिखेगा। ओनली डिज़ाइन मोड में जाएंगे तो यहाँ से डिज़ाइन दिखेगा, राइट। और अगर हम कोड मोड में करेंगे तो पूरा कोड ही कोड दिखेगा, राइट। ओके, तो हम इसे स्प्लिट मोड में काम करना थोड़ा सही रहता है। एक तरफ आप यहाँ पे कोड करिए, एक तरफ यहाँ से डिज़ाइनिंग कर दीजिए। अच्छा, अब एंड्रॉयड के अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग जो होती है एंड्रॉयड के अंदर, वो 2 तरह से होती है। मैंने बताया था आपसे, प्रोग्रामेटिक और डिक्लेरेटिव। प्रोग्रामेटिक मीन्स कोडिंग से, डायरेक्टली कोडिंग करके via coding we can create a UI in Android. So if you want to create an user interface in Android, so there are 2 approaches, programmatic and declarative. In programmatic approach we have to create the object of layout classes, then create the objects of different views, and then add these views into the layouts. This become a very complex job. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए they creating what they preferring you can directly use the XMLs. So XMLs के अंदर जब भी आप डिज़ाइनिंग करने जाते हो, डिज़ाइनिंग बनाते हो, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि XML में आप यहाँ पे लिखिए एंड्रॉयड लेआउट्स, एंड्रॉयड लेआउट। ओके, सो देखिए, जब भी एंड्रॉयड की लेआउट की बात करते हैं, जब भी एंड्रॉयड के अंदर डिज़ाइनिंग की हम बात करते हैं, सो एंड्रॉयड लेआउट मेनली कंसिस्ट विथ 2 थिंग्स। वन इज व्यू ग्रुप, अनदर इज व्यूज। व्यू ग्रुप एंड व्यूज। व्यू ग्रुप के अंदर से व्यूज चलते हैं। बटन इज द व्यूज, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, दे आर ऑल व्यूज, दे आर ऑल व्यूज। So views are running from a view group. Every views having some kind of view groups. So a layout defines a structure of user interface of an application that is called UI, such as activity, and all elements are built using the hierarchy of view and view group objects. Means जो भी आप डिजाइनिंग करते हो XML के अंदर, ये इन्हीं दोनों के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्यू और व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। व्यू ग्रुप्स और व्यू से क्या समझते हो आप? यहाँ पे आ जाइए, इसके अंदर आ जाइए। देखिए, मान लीजिए कि मुझे एक एप्लीकेशन में कुछ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है। कैसे से? कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से हम उठा लेते हैं। मुझे इस तरह सा कोई एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है। कोई भी हम यहाँ से केस ले लेते हैं। हमारे पास बहुत एप्लीकेशन यहाँ पे में भी कोई पड़ी हो। से मान लीजिए हमारे पास यूट्यूब की एप्लीकेशन पड़ी हुई है और हमें इस तरह का यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है, राइट। सो अगर यूट्यूब की तरह एप्लीकेशन जो पड़ी है और उसका यूज़र इंटरफेस हमें क्रिएट करना है, यू कैन सी आई वॉन्ट्स टू क्रिएट अ यूज़र इंटरफेस लाइक दिस। सो हाउ वी कैन डू द सेम? सो इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस यूज़र इंटरफेस, फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन में जो आप ये छोटे छोटे कार्ड्स या जो कुछ भी आप बनाने जा रहे हो, इन कार्ड्स को बनाने के लिए, इन व्यूज को बनाने के लिए कौन सा व्यू ग्रुप है। एक सिंपल सा वर्ड में समझिए आप, जैसे
मुझे एक स्क्रीन में छोटे छोटे बहुत सारे बटन्स लगाने हैं. बटन्स आर द नथिंग बट व्यूज. अब इन व्यूज को बनाने के लिए इसका हमें एक लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा. लेआउट इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट ऑफ द व्यूज. दे आर द जस्ट लाइक अ अरेंजमेंट ऑफ द व्यूज. हमें व्यूज को अरेंज करना पड़ेगा. जस्ट लाइक इन AWT. AWT के अंदर जैसे होता है हमारे पास कंपोनेंट्स एंड कंटेनर. कंटेनर आर दोज थिंग्स विच कंटेन द सो मेनी कंपोनेंट्स, राइट. बिल्कुल उसी तरह से. सो लेआउट इज नथिंग, यानी व्यू ग्रुप इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर हमें चीजों को संभाल के रखना होगा. सो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है. ये बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट लेआउट, ये इन्होंने डिफॉल्ट लेआउट दे रखा है. ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है. इसको हम अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रेंट लेआउट देयर आर सो मेनी लेआउट्स विच बिहेव लाइक अ व्यू ग्रुप. और कौन कौन से लेआउट होते हैं? जैसे लीनियर लेआउट, जैसे रिलेटिव लेआउट, और बहुत सारे लेआउट होते हैं, राइट. सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर लेआउट, स्टार्टिंग में हम लीनियर लेआउट से स्टार्टिंग करते हैं. बाकी आगे भी लेआउट्स डिस्कस करेंगे. से हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लिया, LIN और कंट्रोल स्पेस कर देते हैं. ये देखिए लीनियर लेआउट आ गया, राइट. ये देखिए लीनियर लेआउट आ गया. ओके, मतलब बस यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है. सपोज आप यहाँ से चेंज कर देते हो. स्लो चल रहा है सर. ये देखिए, ये देखिए, अभी दिखा? विवेक दिख रहा है? यस सर, यस सर. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट था, मैंने यहाँ लीनियर लेआउट लगा दिया, तो ये लीनियर लेआउट हो गया. सपोज करिए कि मैं यहाँ से लीनियर नहीं लेना चाहता हूँ जी. कंट्रोल स्पेस करोगे, सो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ लेआउट्स. लीनियर, एब्सोल्यूट, एक्शन मेन्यू व्यू, एडेप्टर व्यूज वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं. एंड कंस्ट्रेंट लेआउट एक लेटेस्ट लेआउट है जो सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ करी जाती है, राइट. बट लीनियर वगैरह भी कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाता है, हम यूज़ कर लेते हैं. ओके ओके. तो अच्छा, लीनियर लेआउट होता क्या है? अच्छा, लेआउट का कंसेप्ट समझ में आया. व्हाट इज द लेआउट? लेआउट, अब आप यहाँ पे आ जाइए. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्यू ग्रुप होता है, फिर व्यूज व्यूज व्यूज, फिर व्यूज होते हैं. अच्छा ठीक है. हायरार्की में देखिए, जो व्यूज होते हैं, व्यूज ऑब्जेक्ट आर यूजुअली कॉल्ड विजेट्स. दे आर कॉल्ड विजेट्स. विजेट्स इन्हें प्रोनाउंसिएट करा जाता है. आप क्या बोलोगे? विजेट्स ही बोलोगे, कुछ और बोलोगे? व्यू बोलेंगे. विजेट्स भी बोलो, व्यू भी बोलो, एक ही बात है. अगर आप विजेट्स भी बोलते हो या व्यू बोलते हो, एक ही बात है. And can be one of the many subclasses like button or text views or the view group objects are usually called layouts. So मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले व्यू ग्रुप होता है, देन व्यूज होता है. सो व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड विजेट्स एंड व्यू ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड लेआउट्स. तो इसीलिए मैं लेआउट्स का नाम ले रहा हूं. लेआउट्स क्यों जरूरी है किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में? लेआउट इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने व्यूज को अरेंज कर पाएं. इन ऑर्डर टू अरेंज आवर व्यूज वी नीड अ व्यू ग्रुप्स. सो एवरी व्यूज आर रनिंग इनसाइड द व्यू ग्रुप्स. ठीक है ना. व्यूज जो है व्यू ग्रुप के अंदर से चलते हैं, यानी कि विजेट्स लेआउट्स के अंदर चलते हैं. ठीक है ना. एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे व्यू ग्रुप्स प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे लीनियर लेआउट्स एंड कंस्ट्रेंट लेआउट. सी हियर यू कैन सी, यू कैन डिक्लेयर द लेआउट्स इन टू वेज. इंस्टेंशिएटिंग द लेआउट एलिमेंट्स एट रन टाइम, एंड डिक्लेयरिंग ए UI एलिमेंट इन XML. सो देयर आर टू वेज जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि भाई इन व्यू ग्रुप्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हो, और यू कैन डिक्लेयर द सम टैग बाय विच यू कैन डिजाइन योर लेआउट्स. सो देखिए, अगर मैं मान लो एक एप्लीकेशन में बटन बनाना चाहता हूं, लेबल या टेक्स्टफील्ड या चेकबॉक्स, या एक छोटा सा लॉगिन पेज डिजाइन करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हमें लेआउट्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन सा लेआउट हम यूज करेंगे. देन उसके बाद उस लेआउट्स के ऊपर हम बहुत सारे विजेट्स को ऐड करेंगे.
लेआउट्स के ऊपर विजिट्स को ऐड करेंगे, राइट। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेआउट किस तरह से वर्क करता है। सो लीनियर लेआउट कहता है कि मैं कंपोनेंट्स को अरेंज करूंगा आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये कहता है। आप इस पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके सेक्शन में जाके देख सकते हो कि ये क्या कहता है, व्हाट इट सेज। सी यहाँ से एक मिनट, थोड़ा सा मैं और थोड़ा इसे पीछे लेता हूँ। सी द लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट क्या कहता है? A layout that arranges other views either vertically or horizontally in a single column, in a single rows. आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हम कब लीनियर लेआउट प्रेफर करते हैं, तो आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन के अंदर अगर मुझे कोई सिंगल स्क्रीन चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल मोड में या तो वर्टिकल मोड में चाहिए, है ना, तो उस केस में हम लीनियर लेआउट को प्रेफर करेंगे। ठीक है ना। ये किसी भी व्यूज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अरेंज करने की फैसिलिटी हमें देता है। उसके लिए टैग क्या होता है? ऐसे टैग होता है, लीनियर लेआउट टैग होता है। और उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एंड्रॉयड के अंदर टैग को लिखने का यही तरीका होता है। आप पहले कोई भी टैग यूज करोगे, देन उसका स्कीमा यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर की ये जो टैग्स हैं जो इंटरनली यूज हो रहे हैं, प्रीफिक्स जिसमें एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड प्रीफिक्स है, और सफिक्स यहाँ विड्थ, हाइट, पैडिंग, ओरिएंटेशन, ग्रेविटी जो भी है, ये सफिक्स के बाद जो वैल्यूज होंगी और इनकी जो डेफिनेशन होगी, ये बेसिकली इन्हीं स्कीमास के अंदर अवेलेबल्स हैं, राइट। तो ये इस लेआउट का कहानी है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे लेआउट हैं जो ये करके हम डिस्कस करेंगे। सो हम कंपोनेंट्स को मतलब इस तरह से अरेंज करने वाले हैं, या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली इन केस ऑफ लीनियर लेआउट। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन भी होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये स्प्लैश के अंदर हमने लीनियर लेआउट ले रखा है, राइट। सो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट ठीक है, तो लिखता हूँ मैं ओरिएंटेशन, और ये देखिए आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि आप वर्टिकली रखना चाहते हो या हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हो, राइट। मैंने यहाँ से वर्टिकली रख लिया। अब यहाँ से कंपोनेंट्स आप दो तरीके से स्टोर करा सकते हो। देखिए, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी ले सकते हो। आप यहाँ से जाइए, ओनली डिज़ाइन मोड में जाइए। आप यहाँ से देखिए, ये डिफरेंट प्लेटीज है हमारी, प्लेटीज। स्क्रीन बहुत स्लो आ रही है। स्क्रीन स्लो आ रही है? हाँ सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेटीज है। प्लेटीज के बगल में यहाँ कॉमन एरियाज हैं। कॉमन एरियाज में आपका टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, फ्रेगमेंट है। सो दे आर ऑल वेरियस व्यूज विच हैविंग द सम कॉमन थिंग्स विच इज अवेलेबल हियर। बट अगर हम टेक्स्ट व्यू में यहाँ से जाते हैं, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट व्यू में जाते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट, मेलिंग से रिलेटेड टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट, नंबर वाला टेक्स्ट, जिस टाइप का आप टेक्स्ट लेना चाहते हो। बटन्स अलग अलग टाइप के यहाँ पे होंगे, लाइक इमेज बटन, क्लिप ग्रुप, राइट, चेकबॉक्स, रेडियो, टॉगल, स्विचिंग, फ्लोटिंग एक्शन, बहुत सारे। एंड विजिट्स कौन कौन से हैं? विजिट्स मीन्स एक्चुअली ये व्यूज हैं, दे आर व्यूज। इमेज व्यू, वेब व्यू, वीडियो व्यू, कैलेंडर, दीज आर ऑल व्यूज, है ना। एंड व्हाट अबाउट द लेआउट्स? लेआउट इज नथिंग बट अ व्यू ग्रुप्स। सो टेबल रो, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, और गाइड लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इस तरह से देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स। सो दीज आर द कंटेनर, वेरियस कंटेनर्स लाइक रिसाइकलर, स्क्रॉलिंग, कार्ड व्यू, राइट। ओके, मैप ऐप की फंक्शनलिटी के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है मैप, गूगल मैप वगैरह हम यहाँ से लगाएंगे। सो इन प्लेटीज को
आप सपोज करो एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप। सपोज करिए कि मुझे एक कोई इमेज लगाना है, राइट। सो मैं बटन्स के अंदर गया, सॉरी विजेट्स के अंदर गया, यहाँ से इमेज व्यू उठाया और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, राइट। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेआउट लेके चल रहा हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर लेआउट लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने ये है, विदाउट कोडिंग से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बिना एक सिंगल लाइन का कोड लिखे आप सारा डिजाइनिंग ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हो। बट ये कोई रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे तो फिर चीज़ें इधर उधर भागने लगेंगी, आप उसे अरेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए कोड से करना सही रहता है। सो यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, आप इसमें से कुछ भी फैच कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए फिट हो गया। आप इसे फर्दर इसे नीचे भी स्क्रॉल करके इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। और अगर आप यहाँ से मैन्युअली करना चाहते हैं, कोडिंग से करना अच्छा, बैकएंड में आप जाओगे, देखोगे यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा, या स्प्लिट कर दीजिए, ऐसे देखिए, यहाँ से देखिए, ऐसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप जब भी कोडिंग करिए, मतलब जब भी आप कुछ भी बनाइए, डिज़ाइनिंग वगैरह क्रिएट करिए, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चीज़ भूल जाइएगा, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब उतना नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे भी हम। लीनियर की बात कर रहे हैं या फिर सारे लेआउट के लिए? कई जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कई जगह पे उसी बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे लीनियर लेआउट की ही बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है ना। सो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें डिजाइनिंग यहाँ से करना है, राइट, कंस्ट्रेंट वगैरह के केस में कई बार कंस्ट्रेंट मिलाना पड़ जाता है ना, वो अलग केस है, इसीलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मुझे ये चीज़ इस लोकेशन पे लेके आनी है, कौन सी चीज़ किस लोकेशन पे लेके आनी है, कई बार दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा कोडिंग से अपना स्ट्रॉन्ग करिए कोड, और यहाँ से कोडिंग भी बहुत ज़्यादा कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान सा कोडिंग है। अब जैसे इमेज व्यू ही लेना था या बटन लेना था, तो अच्छा सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये तो वर्जन हो गया, ये स्कीमा हो गया, इस स्कीमा का भी यहाँ यूज़ है नहीं, इसे हटा सकते हो। अच्छा, जब एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई चीज़ ऐसे डीम्ड हो ना, जैसे ये दिख रही है ना, ये बिल्कुल डीम्ड है, ये कलरफुल नहीं लग रही है, इट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, इसे आप हटा सकते हो, इसे हटा सकते हो। बाकी सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो दिख रहा है। ओके, सो मैंने इसे हटा दिया। अब ये कंटेक्स्ट है, ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमने वर्टिकल ले रखा है, और हमने इस यहाँ पे क्या ले लिया कि इमेज व्यू ले लिया। इमेज व्यू को भी हम हटा देते हैं, राइट, हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे खुद इमेज ले आना है, मुझे खुद यहाँ बटन लगाना है, या कुछ भी यहाँ पे एक्शन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है। पहले आपको अपना लेआउट डिसाइड कर लेना है, जस्ट ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का साइन लगाया, कंट्रोल स्पेस करा, अब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या यूज करना है, कौन से व्यूज यूज करने हैं। अगर आपको कोई इमेज व्यू लगाना है तो बस IMG इमेज व्यू लिख लीजिए और ऐसे एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आपका मतलब विड्थ और हाइट इसका अपने आप आ जाता है। अच्छा, विड्थ हाइट यहाँ पे जो हम किसी कंपोनेंट्स यानी कि किसी व्यूज़ का जो देते हैं, वो हम यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट होती है एंड्रॉयड के अंदर, जैसे DP होता है, PX होता है, SP होती है ना, बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट होता है, तो हम वैल्यू दे के भी कर सकते हैं। या ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दो कांस्टेंट बना के दे रखा है, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, राइट। तो मैच पेरेंट का मतलब और रैप कंटेंट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, या नहीं समझ में आता है? आता है सर। बढ़िया। विवेक समझ में आता है? यस सर। सो और बेसिकली इसी पे ही काम करना चाहिए। हाँ जी, यस। Actually, above also mentioned layout width and layout height, and in the image also showing layout width. Both are same or both are different? No. This is especially for the image view, right? And this is the this width and height is for your mobile phone. This is for the whole layout actually. This width and height used in a mobile application actually. This is the whole screen. Okay. And here we are talking about only for the image. Okay, I thought the name should be names both are same, right? That's what I'm confusing. Okay. Above also mentioned like layout width, and below also mentioned like layout width. But this is the view group.
right? And every view groups, or you can say that every layout having so many views, every views having its own width and height and own orientation and own padding, margin, etc. And view group have owns. Suppose we are providing any width and height here, so it is impacted on whole views, right? So Okay. so that's why here taken like width match parent, height match parent. Match parent means application which is running on any device. It can be like you can say that transform its corresponding layouts as per the like it become a responsive, like you can say that it become a responsive. It providing the response as per the devices, right? Okay. And what is that XMLNS? See, actually this is the basically schema where our all tags information is available. Yeah, okay, that's okay. I'm asking that at the meaning of that XMLNS. It is just like a notations where just like when any XML is going to be created, they are having some kind of notations. So they using own notations to store this particular location, Okay. right? Yeah, okay, And sure. so यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस इमेज व्यू की विड्थ और हाइट क्या लें. तो हम ले लेते हैं रैप कंटेंट का मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंगली रैप हो जाना, या आप मैच कराना चाहते हो तो मैच भी कर सकते हो. ओके, सो विड्थ यहाँ से हम ले लेते हैं रैप कंटेंट, और हाइट ले लेते हैं यहाँ से हम अगेन रैप कंटेंट. ओके, सो ये इसकी विड्थ हाइट हो गई, बट इमेज नहीं आया. इमेज कहाँ से आएगा? अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई इमेज रखना चाहते हो तो कहाँ से रखोगे? आप अपना इमेज डिसाइड करिए, कोई भी रिसोर्स, हाँ बिल्कुल, ड्रॉएबल के अंदर आप अपने इमेज को यहाँ पे संभाल के रख सकते हो इस रिसोर्स से. SRC से आपको कुछ जाना पड़ेगा. हाँ, लेकिन वो चीज़ तो हमें यहाँ पे डालनी होगी ना, जो भी हम इमेज अपना शो कराना चाहते हैं. तो अब मान लो कि मुझे अपना ये इमेज शो कराना है, अब मुझे मान लीजिए इसको शो कराना है, राइट? सो अच्छा, इमेजेस के जो नाम होते हैं, द नेम ऑफ ऑल रिसोर्सेज शुड बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी, दे आर इन स्मॉल लेटर 0 to 9 and A to Z alphabetical order, right? And underscore you can have. So इसीलिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ, and the first letter also in a small letter, I think, right? पहले तो ऐसा आता था, बट एंड्रॉयड स्टूडियो, नेक्स्ट स्टूडियो में क्या ये मतलब अपडेट डालते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, वो हम देख के पता लगाएंगे. फॉलो ही करेंगे. हाँ जी. So just keep this particular, where is the drawable? Yeah, यहाँ पे पेस्ट. ओके, अब जब ड्रॉएबल में आप इसे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, वर्जन 24 और सिंपल ड्रॉएबल. तो वर्जन 24 के लिए हमें नहीं करना है, ये लॉलीपॉप वर्जन और प्री लॉलीपॉप वर्जन के लिए हैं. सो हम प्री लॉलीपॉप वर्जन के लिए काम कर रहे हैं, राइट? सो हम 24 में नहीं लिखेंगे, नॉर्मल रखेंगे. अब इसको मुझे कॉल कराना है, तो कैसे कॉल कराएंगे? एंड SRC लिखिए आप. हाँ सर, बिल्कुल, SRC. SRC. ओके, उसके बाद SRC लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन अपने आप आ जाएगा ड्रॉएबल से. ये देखिए आ गया यहाँ पे इमेज, राइट? बट यहाँ से इसकी क्लोजिंग चली गई है, जस्ट टेक इट, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए. ओके, अब ये जो हमारा ये जो हमारा जी क्या कह रहे हैं, बैकस्लैश. ओके, लगा लेते हैं. ओके, सो ये ऊपर से स्पेस और नीचे से स्पेस आपको दिख रहा है, और ये सेंटर में बिल्कुल दिख रहा है. मुझे ऊपर चाहिए सबसे टॉप पे. यहाँ पे कोई मार्जिन तो यूज नहीं करा गया है, ना ही कोई पैडिंग यूज करा गया है. ओरिएंटेशन आपका वर्टिकल है शायद.
ओरिएंटेशन वर्टिकल है, यस, जस्ट टेक इट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ले लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल से भी नहीं हुआ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई मार्जिन वगैरह नहीं। चल रहा है क्या? का जो वो है इमेज का साइज, वो सर 190 एसपी है, ठीक है। तो वो साइज जो है वो अच्छा, बड़ा- हाइट सॉरी, हाइट जो है हमने ये रैप कंटेंट लिया हुआ है ना। चलो मैं, अच्छा ठीक है, तो मैं इसको 50 dp ले लूँ। हाँ देखो ये चला गया अपने जगह। अब आ गया। ऐसे हो जाएगा। ओके, जस्ट टेक इट 250 dp, ये तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, अरेंज कर सकते हो। बट ये दिक्कत तब कर देता है जब ये दूसरे स्क्रीन में चलेगा, तो अलग फिर अलग दिक्कत हो डिवाइसेस में चलता है तो। जाएगी। हाँ, सो जस्ट एंड व्हाट अबाउट द हाइट, विड्थ? सो विड्थ टेक मैच पेरेंट, है ना, यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होगी। हाइट तो चलो ठीक है, ओके। सो ये सिंपल एक इमेज व्यू हो गया। अब ये जो इमेज व्यू हमने बनाया और यहाँ पे ये हम काम कर रहे हैं, ये जो हमारी लेआउट है, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो बटन हो, टेक्स्ट फील्ड हो, जितने भी व्यूज़ हैं, व्यूज़ एंड व्यू ग्रुप्स, in XML there is some tags to representing every and view groups, every views and view groups, and in Java for these view and view groups having some classes. Means in Java Android providing there a class whose name is image view. In Java Android provide a class whose name is linear layout. Means for every layouts here, every view and view groups here, we having some tags, you can see here, right? And for these tags we having some classes, we having some classes, मतलब हर टैग की कोई ना कोई क्लास है। बटन्स के लिए बटन क्लास है, इमेज व्यू के लिए इमेज व्यू क्लास है, लेआउट्स, लिनियर लेआउट के लिए उसी नाम से क्लास है। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए टैग्स दे दिए गए हैं और फर्दर उनकी क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे पास, राइट? तो सपोज करिए कभी भी आपको अगर इन पर्टिकुलर इमेज पे कोई एक्शंस करना है, इन इमेज पे कोई अगर एक्शंस करना है, सो हाउ वी कैन परफॉर्म दीज एक्शंस? सो वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई दीज व्यूज, we need to identify these views. How we can identify these views? By its ID, by its IDs. So what is ID? ID is unique, you can say that unique essential ID which is identify the any views in any Java applications, right? So इसीलिए हर ID के मतलब हर views की अपनी क्या होती है, ID होती है, उसको आप ID करके यहाँ से ऐसे असाइन कर दीजिए मैनुअली, और उसके साथ @ID होती है। दिस इज फॉर द रेफरेंसिंग पर्पज। सपोज यहाँ पे मैं अपनी इस आईडी का नाम दे देता हूँ इमेज, राइट? इमेज से आईडी यहाँ से ले लेते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ये ले लिया इमेज। सो यहाँ पे क्या होगी, अब देखना ध्यान से समझना, दिस पर्टिकुलर XML इज व्हाट, दिस इज द रिसोर्स फाइल। So for this resource file there is what R is available, and inside R there is a class whose name is ID, whose name is ID, and ID class के अंदर इस particular ID की entry हो जाती है। So whenever you needed this ID to in your Java program, so you have to go for the ID R class। आपको R class के पास जाना पड़ेगा, R class से बोलना पड़ेगा भैया ये ID मुझे दे दीजिए, है ना? एंड इन व्यूज को गेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी क्लास का एक मेथड होता है फाइंड व्यूज बाय आईडी, फाइंड व्यूज बाय आईडी। अब उसको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया है एक नए तरीके से, अब उसको भी नहीं करना है हमें, फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करना है हमें, वी हैव सम रिप्लेसमेंट फॉर दैट। हमें जस्ट अपने उस व्यूज के साथ एनोटेशंस लगाने हैं कुछ, जिसके थ्रू वो व्यूज हमारे पास आ जाएगा। हमें उसके लिए अब फाइंड व्यू बाय आईडी भी नहीं चलानी, राइट? ओके, सो ये तो हमने एक इमेज व्यू ले लिया। अगर मैं इसी के नीचे दूसरा इमेज व्यू लेता हूँ, तीसरा इमेज व्यू लेता हूँ, तो चूंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट दे रखा है, मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले रखा है, तो हॉरिजॉन्टली आगे तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट? तो इसको मैं वर्टिकली ले लेता हूँ, इसको मैं वर्टिकली ले लेता हूँ, तो इसके जस्ट नीचे आता चला जाएगा।
जैसे इसके नीचे आता चला जाएगा। एक ही स्क्रीन हमें दिखने वाली है, राइट, जैसे इसके नीचे आता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा बेसिकली लीनियर लेआउट का यूज़। अगर मैं इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स बनाता हूँ, जैसे मैं बटन बनाऊंगा, लेबल बनाऊंगा, टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो वो इस तरह से एक आइदर वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। और इस तरह से आपने ये लीनियर लेआउट, पहला लेआउट भी समझ लिया। फाइन, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज run this application and see what is the output. You can see this particular activities launch very fast just because of ये splash activity है, इसकी एंट्री हमने मैनिफेस्ट के अंदर कर दी है, ये लॉन्च हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए मतलब यहां पे दिखे और उसके बाद गायब हो जाए, राइट? जैसे जस्ट लाइक आवर दिस पर्टिकुलर YouTube ऑल्सो यू कैन सी। अभी तो नहीं आ रही है, शुरू में आता है, एक छोटा सा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए आता है, ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। हमें ऐसा करना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर स्प्लैश एक्टिविटी में कोडिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू राइट द सम कोड हियर बाय विच वी कैन ओपन दिस एक्टिविटी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड नेविगेट टू द मेन एक्टिविटी। ओके, so now the question is how we can perform the communication between two activities। कैसे ऐसा हो सकता है? एक एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए आए, चला जाए, एक एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए आए, टाइमर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद वो चला जाए एंड देन मेन एक्टिविटी आ जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोडिंग करनी पड़ेगी। ओके, हाँ सर। और दूसरा चीज चलिए ठीक है, उसके लिए हम कोडिंग कर लेंगे, उसके लिए हमें थ्रेड चलाना पड़ेगा। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से कम्युनिकेशन कैसे करें, ये भी तो क्वेश्चन है। थ्रेड लगा लेंगे तो थ्रेड अपने आप थोड़ी ना लेके जाएगा। सो बेसिकली एक एप्लीकेशन के अंदर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटी सर्विसेज होते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर होता है, यानी कि कोर कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे। सो इन एंड्रॉयड देर आर सो मेनी कोर कंपोनेंट्स आर अवेलेबल and all those core components needed some kind of communication to each others, right? So how we can communicate to each others with the help of intent. Intent is a component. It is also a core component, but we are not saying generally it is a core component because this is basically for message passing, basically for the data sharing, basically for the communication. अगर आपको कभी भी एक्टिविटी से सर्विस एक्टिविटी से ब्रॉडकास्ट रिसीवर, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन करना है तो यू कैन प्रेफर द इंटेंट। तो यहाँ पे इंटेंट का यूज करना पड़ेगा एंड इंटेंट इज अ क्लास इन एंड्रॉयड। अगेन इट इज अ क्लास इन एंड्रॉयड जस्ट लाइक एक्टिविटी। सो इंटेंट क्लास के बारे में कहते हैं कि इंटेंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो इंटेंशन से होता है। सी दिस इज द इंटेंट, search the intent here, intent। देखिए पैरेलली हम इंटेंट भी जान रहे हैं, बाकी लेआउट्स भी जान रहे हैं, हम धीरे धीरे सारा चीज देखेंगे, राइट? इंटेंट एंड्रॉयड। ओके, सो एक मिनट, यस, यहाँ से आते हैं, सी द इंटेंट, गो टू द ऑफिशियल साइट ऑफ द एंड्रॉयड एंड सी द इंटेंट। सो इंटेंट इज नथिंग बट अ क्लास and abstract description of operation to be performed, right? There are mainly two types of intent. One is implicit intent, another is explicit intent. There are two categories of intent basically. ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट? चलिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखिएगा आप, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सो कैसे करें भाई बताओ, किसी ने कभी स्प्लैश की कोडिंग करी है? हाँ, करी तो थी सर काफी पहले। मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ आपसे। वैसे तो तरीके थ्रू हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, बट आसान तरीका टाइमर क्लास है। तो जैसे ये हमारी स्प्लैश एक्टिविटी क्रिएट होगी और ये दिखेगी, तो मैंने इसके अंदर टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट?
हमने टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, टाइमर इज इक्वल्स टू न्यू टाइमर, राइट। एंड टाइमर क्लास के एक ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, सो टाइमर इज अ क्लास विच इज़ अवेलेबल इन java.util पैकेज। सो विवेक देखिए ऐसी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हमें यूज करना पड़ रहा है, इसलिए तो JDK चाहिए हमें, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे हम जावा की चीज़ें यूज करेंगे तो इसके लिए चाहिए। देखिए यूटिल पैकेज के अंदर से ये कॉल हो रहा है, ओके। एंड इन टाइमर क्लास देयर इज अ शेड्यूल्ड मेथड, शेड्यूल्ड एज वेल एज शेड्यूल्ड एट फिक्स रेट मेथड वी हैविंग। शेड्यूल्ड फिक्स रेट, वी कैन शेड्यूल्ड अ स्पेसिफिक टास्क ऑन अ फिक्स रेट। मुझे मान लो कि कोई टास्क एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट कराना है तो वो भी कर सकते हैं, बट हम एक शेड्यूल्ड मेथड चलाएंगे हम, राइट। अच्छा, ये शेड्यूल्ड मेथड देखिए कितने टाइप का पैरामीटर लेता है, पहले आप देख लीजिए। शेड्यूल्ड मेथड टेकिंग 2 पैरामीटर्स, वन इज टाइमर टास्क, अनदर इज डेट टाइम, राइट। So timer task is what is a timer task? Timer task is an abstract class in Java which is available in java.util package. Again, it is a thread specific class. So this is the abstract class. So see, this method taking the parameter of abstract class type means we have to pass the object of its implementing class. हमें उसकी implementing class का object यहाँ पे pass करना पड़ेगा। तो बताओ timer class की implementing class बनाऊँ या anonymous बना दूँ? Anonymous बनाना थोड़ा और better हो जाता है। तो बस आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, शेड्यूल्ड मेथड में लिख दीजिए न्यू टाइमर। तो ये टाइमर टास्क हमारी क्लास हो गई जिसका एक एनोनिमस सेक्शन बन गया। टाइमर टास्क की इंप्लीमेंटिंग क्लास बन गई। अगर हम बनाते तो रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ता जो कि थ्रेड स्पेसिफिक है, और यहाँ पे आप टास्क लिख देते जो आपको करना है, ठीक है। तो ये एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि इट नीडेड द सेकेंड पैरामीटर टाइम। सो हाउ मच टाइम यू वांट्स टू लाइक पॉज दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो आई वांटेड टू पॉज इट फॉर द ओनली 3000 nanosecond, right? मीन्स 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड के लिए ये चलेगा। 3 सेकेंड के लिए मतलब ये रुका रहेगा, स्टे रहेगा। आप यहाँ पे जो भी टाइम देना है दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, ओके। एंड उतनी देर के बाद इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्टिविटी को, मतलब ये 3 सेकेंड तक ये रुका रहेगा और 3 सेकेंड के जस्ट बाद हमें टास्क को शेड्यूल करने का काम यहीं पे लिख देना होगा रन मेथड के अंदर। सो मैं कैसे रखूँ, अब मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाना है, सो वी हैव टू कॉल द इंटेंट। सो इंटेंट इज अ क्लास, यस बिल्कुल, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इंटेंट इज फॉर द कम्युनिकेटिंग वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी टू सर्विस एज वेल, टू ब्रॉडकास्ट रिसीवर एज वेल। इंटेंट क्लास 2 पैरामीटर मांगता है, पहला कि कहां से जाना है और कहां पे जाना है, राइट। तो करंट एक्टिविटी एंड द गोइंग एक्टिविटी। सो स्प्लैश डॉट दिस एंड मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। आपने कहा सर ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी क्लास का नाम भी लिख के फिर दिस लिखा जा रहा है, राइट, है ना, क्वेश्चन वाली बात है ना, राइट। हाँ सर, पूछना वाला था। ठीक है। सो देखिए एक्चुअली है क्या कि ये जो सेक्शन बना हुआ है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर एनोनिमस सेक्शन। देयर इज सम एनोनिमस नेस्टेड क्लास अवेलेबल हियर, राइट। और अगर आप केवल दिस लिखोगे तो वो उस एनोनिमस नेस्टेड क्लास के लिए यूज होगा। अगर आप केवल दिस लिखते हो तो दिस का मतलब उस क्लास की ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो एनोनिमस क्लास यहाँ पे लिखा गया है। और स्प्लैश डॉट दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्प्लैश का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, स्प्लैश के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, नहीं तो क्लियर नहीं समझ में आया कांस? आ गया सर, क्लियर है। ओके, वो एनोनिमस क्लास के अंदर बनाया हुआ है ना, अगर दिस लिख दोगे तो उसका आ जाएगा इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर दिस लिखेंगे तो सिर्फ ये टाइमर टास्क को समझेगा, अगर हम स्पेलिश डॉट टाइमर टास्क को नहीं समझेगा, टाइमर टास्क की इंप्लीमेंटिंग क्लास को समझेगा। और टाइमर टास्क की इंप्लीमेंटिंग क्लास इस टाइम पे कौन है, वो एनोनिमस सेक्शन है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आने लगा। इसके सर मेथड भी होता है शायद, गेट बेस कॉन्टेक्स्ट। हाँ, वो भी आप लिख सकते हैं, गेट बेस कॉन्टेक्स्ट, गेट कॉन्टेक्स्ट, गेट एक्टिविटीज, वो भी मेथड्स हैं हमारे, वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट हम तो ये प्रेफर करेंगे अभी के लिए। हाँ, यहाँ समझने के पर्पज से ये बेस्ट अप्रोच है। सो इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन देखिए, अच्छा अब इंटेंट का तो ऑब्जेक्ट बन गया,
लेकिन अब क्वेश्चन ये स्टार्ट है, एक्टिविटी। नहीं क्वेश्चन ये है कि यहाँ से अब हम उस एक्टिविटी तक पहुँचे कैसे? हाउ वी कॉल द मेन एक्टिविटी फ्रॉम दिस एक्टिविटी, कैसे कॉल कर सकते हैं? सर समझ में आ स्टार्ट एक्टिविटी और उसमें इंटेंट पास कर देंगे। अच्छा ओके, अब ये क्या है? बाकी कुछ नहीं पता ये क्या क्या चीज है। देखिए, नो डाउट, एक जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो तो हर एप्लीकेशन के अंदर एक पहली एक्टिविटी तो अपने आप क्रिएट होती है और वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, राइट? वो अपने आप चल जाती है, जो कि कल हमने लाइफ साइकिल मेथड में देखा। लेकिन एक्टिविटी के चलने के बाद, एक्टिविटी के स्टार्ट, अगर हमें कभी फोर्सफुल्ली कभी भी किसी एक्टिविटी को खुद ही स्टार्ट करने की जरूरत पड़े, इन केस अगर हमें किसी भी एक्टिविटी को फोर्सफुल्ली खुद मतलब चलाने की जरूरत पड़े, एक मिनट यार, यस, सो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को कॉल करना चाहते हैं। तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी तक जाने का जो मीडियम है दैट इज इंटेंट। इंटेंट के एक ऑब्जेक्ट में हमने एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी तक जाने का हमने एक साधन तो बता दिया, बट हमने ये नहीं बताया कि हम इस एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को अब हमें इस बटन पे क्लिक करके जाना है या डायरेक्ट जाना है। तो हमने ये भी तो बता दिया। ऑन क्रिएट मेथड क्या होता है? ये सबसे पहले चलता है जैसे एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो ये एक्टिविटी क्रिएट होते ही 3 सेकंड के लिए रुकेगी और रुकने के बाद इस पर्टिकुलर इंटेंट पे जाएगी। लेकिन इस इंटेंट पे जाने के लिए उस एक्टिविटी को, यानी कि दूसरी वाली एक्टिविटी को, इट मीन्स मेन एक्टिविटी को हमें मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ता है। आपने कहा कि इन केस ऑफ मेन एक्टिविटी तो ये हमें करना नहीं पड़ता था। मेन एक्टिविटी के केस में ये तो अपने आप चल रहा था, क्योंकि मेन एक्टिविटी के केस में मैनिफेस्ट के अंदर जो इंटेंट फिल्टर और ये कैटेगरी लॉन्चर लिखा हुआ है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वो क्या कर लेता है, इस एक्टिविटी को मेन समझ के उसको लॉन्च भी कर लेता है। इसका मतलब इस लॉन्चर के अंदर इंटरनली उन्होंने एक्टिविटी को स्टार्ट करने का कोडिंग कर रखा है। ये ऑन क्रिएट चलाओ, फिर ऑन स्टार्ट चलाओ। बट अगर फोर्सफुल्ली कभी भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे आप जाना चाहते हो, तो यू हैव टू कॉल द स्टार्ट एक्टिविटी मेथड। You have to call the start activity method, and start activity method is used to start an activity from another activity, right? And we have this method in two forms. One is start activities, another is start activity only. Start activities is especially for starting more than one activities together. एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी को चला दो आप। स्टार्ट एक्टिविटीज, ES लगा हुआ है यहाँ, समझ रहे हो ना? बट हियर आई एम गोइंग टू कॉल दिस स्टार्ट एक्टिविटी मेथड। स्टार्ट एक्टिविटी मेथड टेकिंग द पैरामीटर। हाँ जी, हाँ जी। वो सिचुएशन कब आएगा जो बहुत सारे एक्टिविटी को हम लोग कॉल करना पड़ेगा? बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आगे आएंगे बिल्कुल सिचुएशन। तो सर बहुत सारे एक्टिविटी को क्यों चलाएंगे? सर हम एक ही एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगा हमारी हमको। जरूरत है, हमारी जरूरत आ जाएगी तो हम चला लेंगे भाई। बनाया गया मेथड तो चलाया ही जाएगा, है ना? तो अभी हमें हमारे पास जो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड है, इस स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को चला लेते हैं, है ना? और इसके अंदर इंटेंट का जो ये ऑब्जेक्ट है वो हम पास कर देते हैं, ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट। सो इस स्टार्ट एक्टिविटी को ये पता चल गया कि मुझे इस एक्टिविटी से इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जाना है, राइट? सो दैट्स वाई दिस इंटेंट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं ये पूरा कोड यहां से कट करके डायरेक्टली पास कर सकता हूं, कहां पे? इनसाइड दिस स्टार्ट एक्टिविटी, राइट? सो वी डोंट नीड टू होल्ड दिस रेफरेंस वेरिएबल, दिस इंटेंट ऑब्जेक्ट इनटू द रेफरेंस वेरिएबल। जैसा हमें लग रहा है कि भाई ये तो डायरेक्टली काम हो सकता है, तो इसके लिए हम एनोनिमस बना के चलें। हम उसके रेफरेंस को बहुत देर तक नहीं संभाल के रखना चाहते हैं, फालतू मेमोरी वेस्टेज नहीं करना चाहते, तो हमने डायरेक्टली पास कर दिया। समझ में आ रहा नहीं है? ओके, यस सर। ओके, अब देखिए हमने क्या कर लिया, स्टार्ट एक्टिविटी चल गई और यहाँ से अब हम दूसरी एक्टिविटी पे पहुँच जाएंगे। सम टाइम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे तो हम पहुँच जाते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी से फर्दर हमें इस एक्टिविटी पे आना पड़ता है ना? तो क्वेश्चन ये आता है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे हम चले तो गए, बट दूसरी एक्टिविटी से पहले एक्टिविटी पे फर्दर कैसे आएँ? मान लो फिर से मुझे इस प्लेस पे घूमने की जरूरत पड़ गई, आने की जरूरत पड़ गई, तो कैसे करेंगे?
किसी को पता है? सर जैसे इसको लिखा है फिनिश नहीं वैसे। कराएंगे? नहीं। सो इसके लिए स्पेशली उन्होंने एक और मेथड बनाया है। करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, उसमें भी स्टार्ट करो, फिर इसको स्टार्ट करो, फिर उसको स्टार्ट करो, फिर इधर से स्टार्ट करो, ऐसे कर सकते हो। बट आप जब एक केस की बात करो तो चलो एक केस मैं आपको बता देता हूं। मतलब वो एक्टिविटीज का नहीं है, स्टार्ट एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने फोन से क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने किसी भी वीडियोस को, राइट? तो सपोज करो कि मैंने अपना एक फोन से कैप्चर करने का, कैमरा से कैप्चर करने का एक एप्लीकेशन बना रखा है, और वो बटन मैंने एक बना रखा है और एक इमेज व्यू बना रखा है, और बटन इमेज व्यू सेम एक्टिविटी में पड़ी हुई हैं। मैंने बटन पे हिट करा, जैसे मैंने बटन पे हिट करा, मेरा कैमरा जो है वो सामने दिख गया, राइट? कैमरा कैप्चर्स के लिए वो सामने दिख गया। अब जैसे ही मैं इमेज कैप्चर करूंगा, इमेज कैप्चर करते ही मैं चाहता हूं कि वो कैप्चर जो मतलब वो इमेजेस है वो हमारे उसी एक्टिविटी में फिर से दिख जाए। सो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ये मेथड है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। So when we wants to call one activity from one activity to another activity, we can prefer the start activity. But suppose sometime we wants to receive the data some from another activity, so we can call this start activity for result method. Alright? Okay, we will talk about this topic. Okay. फिर से मैं बताऊंगा आपको स्टार्ट एक्टिविटी के बारे में। Okay. अच्छा, अब अगर मान लो एप्लीकेशन चलाते हैं, just run this application. ओके सर बैक करके भी तो आ सकते हैं उस एक्टिविटी पे। एक मिनट, जस्ट सी। ये देखिए 3 सेकंड के लिए चला एंड देन हम किस एक्टिविटी पे आ गए? मेन एक्टिविटी पे आ गए। 3 सेकंड के बाद सीधे मेन एक्टिविटी पे आ गए। आप ये कह रहे हो बैक करके आ सकते हैं? बिल्कुल, बैक करेंगे तो फिर से आ जाएंगे। यस, ये समझ सर कुछ दिखाई नहीं दिया सर। दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन अगर फिनिश करा दिया तब? हाँ, फिनिश करा देंगे तो नहीं आ सकते हैं। तो वही मुझे बताना था आपको कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस एक्टिविटी को मेमोरी से फिनिश करा देंगे तो वो नहीं रहेगा, वो मेमोरी से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सर ये तरीका मैंने आज पहली बार देखा, ये टाइमर क्लास वाला। ये इन्होंने एक मेथड बना रखा है एंड्रॉइड वालों ने। हाँ। सिस्टम क्लॉक, ठीक है, उसमें एक लाइन में ये सारा काम हो जाएगा। क्या मेथड है? सिस्टम क्लॉक वो है क्लास, उसका मेथड है डॉट, उस पे लगाएंगे तो स्लीप मेथड है, ठीक है। उसमें टाइम दे देंगे जितने सेकंड के लिए आपको एक्टिविटी पे इस पे रहना है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली चलता है, थ्रेड पे चलता है? थ्रेड तो बनाना पड़ेगा। थ्रेड वो कैसे डायरेक्टली दोगे? चलता है। टाइमर थ्रेड बनाना पड़ता है मेरे हिसाब से उसमें। आप चला के देखिए एक बार। क्योंकि एक ये भी पोस्ट थ्रेड, डिले मेथड से ये भी भी तो ये भी सकते हैं ये सर। भी ये भी एक थ्रेड स्पेसिफिक चीजें हैं। ये भी एक थ्रेड स्पेसिफिक चीज है, क्योंकि ये जो टाइमर टास्क है इंटरनली ये थ्रेड टाइप का ही है और ये उसी का रन मेथड है, राइट? सो चलिए भाई, इनका भी हम ट्राई कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से हम ये सारा चीज को सर जो comment पोस्ट कर- डिले मेथड होता है, यहाँ से ये सारा चीज, एंडेड और पोस्ट डिलेड वाला ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए, सिस्टम डॉट सिस्टम क्लॉक, सिस्टम System- क्लॉक, सिस्टम सिस्टम क्लॉक क्लॉक का डॉट डॉट स्लीप। स्लीप। ओके, आपने वो क्यों हटा दिया सर जो इंटेंट लगाया था? अब इसको इंटेंट। अब इस पे टाइम लगा दिए, अब टाइम डाल दीजिए उसमें बस। आप ये बाकी कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, बाकी ये इंटेंट वाला 2 लाइन का कोड हटा लीजिए बस। तो इंटेंट का कोड नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो उसको किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पे जाना है? नहीं, पहले स्लीप वाला चलाएंगे ना, फिर उसके बाद लिख देंगे ये 2 लाइन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या वो हटा क्यों रहे हैं, इस पे कमेंट कर दीजिए ना केवल। ओके ओके, यहाँ से हम ये 2 लाइन का कोड 19 से 20 पूरा कमेंट कर दीजिए सर, ये 2 लाइन बस उठा लीजिए, बस ये 2 लाइन की जरूरत है। ओके, चलिए मैंने ये हटा दिया। मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ
अब मैं लिखता हूँ सिस्टम क्लॉक, ठीक है, सिस्टम क्लॉक डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्लीप, राइट। तो सिस्टम क्लॉक डॉट स्लीप क्या लिखना है, थ्रेड डॉट स्लीप लिख दो सीधे, वो भी तो बात है। अब इसमें टाइम दे दीजिए। एक्सेप्शन ही शो करता है स्लीप मेथड। कौन सा, जो थ्रेड क्लास का है? हाँ वो थोड़ा वो और डालिए सर। वो करता है, वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, राइट। ये नहीं करता है। ये नहीं करता है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसीलिए तो हम ये नहीं तो करता तो हमें उसे ट्राई कैच में हैंडल करना पड़ता। एंड जस्ट उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, थ्रेड को इतने देर की स्लिप करा के, ओ सॉरी, यहाँ पे ये लीजिए, ओके रन कर देते हैं जी। ये कहाँ पेस्ट कर दिया सर आपने? ऑन क्रिएट कहाँ पे लिखना था मुझे? बस सही है सही है सही है। अच्छा, सही है। वो स्क्रीन मेरे में स्लो आ रही है। नहीं, मैंने एप्लीकेशन दोबारा रन कर दिया है अभी, लेकिन मुझे वो स्प्लैश वाला जो चीज़ है वो दिखाई नहीं। वो आया तो था सर। थोड़ा टाइम बढ़ा क्या- दीजिए। टाइम बढ़ा दें, क्या लगाया है आपने? वो आप एक बार उससे क्लोज कर लें। चलो एक इसे और, हॉट रीलोड मत करिए, दोबारा करिए। मैंने एप्लीकेशन को इसमें और वैल्यू पास कर दी, राइट, ठीक है। ये इतने देर होल्ड है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। उस पे ए पे क्लिक करना आप। ठीक है, अभी ये आपके मेरे केस ख्याल में- से आपने कुछ दूसरा चीज़ देखा होगा, राइट। इससे ये थ्रेड उतने देर के लिए होल्ड नहीं हो पा रहा है। और थ्रेड देखो, एक्चुअली थ्रेड को हमें होल्ड नहीं करना है दीपक। यहाँ पे देखो कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि जब थ्रेड इतने देर तक होल्ड हो जाए, जैसे आपने सिस्टम डॉट क्लॉक दिखाया, तो होल्ड होते टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। और हम होल्ड करके कुछ कर ही नहीं रहे, मे बी वो कुछ दूसरा तरीका होगा, उसे देख लेंगे।